गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है बेल्ट ड्राइव्स। जैसा कि हम जानते हैं कि बेल्ट ड्राइव्स भी पावर ट्रांसमिशन के काम आता है बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन। और अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिट करता है और जिसमें आपको एक पुल्ली की जरूरत पड़ती है और पुल्ली का साइज एक स्मॉलर पुल्ली रहती है, एक बिगर पुल्ली रहती है और इनके बीच में ये बेल्ट डला रहता है और ये पुल्लीज माउंट रहती हैं शाफ्ट के ऊपर में। ये दो आपके पैरेलल शाफ्ट रहते हैं जिसमें ये आपका दो पुल्लीज लगती हैं और ये बाय मींस ऑफ बेल्ट ये आपका पावर ट्रांसमिट होता है। अब ये आपका रोटेशन का डायरेक्शन इस तरीके से अब दिख रहा है। ये बेल्ट आपका, ये दोनों शाफ्ट एक डिस्टेंस पे हैं, इनको हम सेंटर डिस्टेंस बोल सकते हैं अपन। तो ये जो आपका बेल्ट है ये बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन ये पावर को ट्रांसमिट करता है। तो इस तरीके से आपको दिखेगा नोट्स में पेज नंबर 65 में। ए बेल्ट ड्राइव कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, द ड्राइविंग पुल्ली, द ड्रिवन पुल्ली एंड ए एंडलेस बेल्ट। ये ड्राइविंग शाफ्ट जहाँ जिसमें आपका पावर का सोर्स आ रहा है, दैट इज मोटर के साथ ये शाफ्ट में आपका ड्राइविंग पुल्ली लगता है, ड्रिवन पुल्ली आपका आउटपुट शाफ्ट में लग जाता है और एक एंडलेस बेल्ट रहता है। ये तीनों को मिला के आपका बेल्ट ड्राइव बन जाता है। अब बेल्ट का जो कंस्ट्रक्शन है ये सबसे इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि बेल्ट जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों को क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक बेल्ट के मटेरियल में, है ना। क्योंकि आपको पूरा का पूरा जो पावर ट्रांसमिट करना है बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन करना है, इसलिए इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 4 प्रॉपर्टीज हैं वो दिया हुआ है। इसमें आपका पहला है हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद द पुल्लीज, मतलब बेल्ट के मटेरियल्स में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपका पावर बहुत अच्छे से ट्रांसमिट हो विदाउट एनी स्लिप। सेकेंड है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू बियर बेल्ट टेंशंस। अब क्योंकि ये जो बेल्ट बंधा रहता है ये बहुत टाइटली बंधा रहता है ताकि आपको फ्रिक्शन या पकड़ भी अच्छी मिले। इस कारण से इसमें जो बेल्ट में टेंशन आता है वो टेंशन के कारण बेल्ट टूट सकता है, तो इसलिए उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है बेल्ट का वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे वो टूटे ना। तीसरा आपको दिया हुआ है हाई वियर रेजिस्टेंस। जहां पर भी हम फ्रिक्शन की बात करते हैं वहां वियर टियर होता है, तो उस वियर को बचाने के लिए आपका जो वियर स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टीज है वो भी अच्छी होनी चाहिए। और चौथा हाई फ्लेक्सिबिलिटी टू अवॉइड बेंडिंग स्ट्रेस वाइल पासिंग ओवर द पुल्लीज। ये बेल्ट ऐसे लीनियर पोजीशन में दिख रहा है आपको जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये पुल्ली के ऊपर से पास होता है यहाँ पर ये बेंड हो जाता है, उसका फिर स्ट्रेट हो जाता है, फिर बेंड हो जाता है और ये साइकिल रिपीट होते जाता है। लेकिन जब जब ये पुल्ली के ऊपर से एकदम टेंशन के साथ में आपका बेंड होता है तो ये बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है जिसके कारण से वो टूट सकता है। तो उसका इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ को जब हम मोड़ते हैं तो उसमें क्रैक आ सकता है, खासकर मेटल्स में। लेकिन बेल्ट को भी आपको देखना है कि जब भी वो उसमें मुड़े विद टेंशन के साथ में तो उसमें किसी प्रकार का क्रैक ना आए, तो उसकी ये वाली प्रॉपर्टी आपकी हाई फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर देखिए चारों प्रॉपर्टीज को तो आपको दिखेगा कि बेल्ट कुछ खास मटेरियल से बनते हैं जिसमें मेन है आपका लेदर जिसको हम चमड़ा बोलते हैं, उसके बाद है कैनवास, उसके बाद रबर है या रबराइज्ड फैब्रिक, मतलब रबर और फैब्रिक मतलब रबर और कपड़े का मिक्सचर होता है जिसको रबराइज्ड फैब्रिक बोलते हैं। और कुछ सिंथेटिक मटेरियल्स भी यूज करते हैं बेल्ट्स को बनाने के लिए। बेसिकली बेल्ट्स को हम जो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका फ्लैट बेल्ट और ये एक होता है आपका वी बेल्ट। इस तरीके से आपको 2 बेल्ट मिलेंगे जो है फ्लैट और वी बेल्ट। बेसिकली इनका क्रॉस सेक्शन डिफरेंट रहता है। फ्लैट बेल्ट का क्रॉस सेक्शन हमेशा रेक्टेंगुलर रहेगा आपको, मतलब हमेशा उसकी एक विड्थ मिलेगी और एक थिकनेस मिलेगी और इसका क्रॉस सेक्शन हमेशा रेक्टेंगुलर रहेगा। वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन एक ट्रेपेजियम शेप का रहेगा। इसी बेसिस पे इनका जो पुल्ली का कंस्ट्रक्शन है वो भी डिफरेंट रहता है कि फ्लैट बेल्ट हमेशा फ्लैट पुल्ली पे जाता है, इस पुल्ली का सरफेस एकदम फ्लैट रहता है। जैसे अगर ये पुल्ली मैंने बनाया है इसके ऊपर अगर ये फ्लैट बेल्ट आएगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। मतलब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये फ्लैट बेल्ट हमेशा अपने बेल्ट के लोअर सेक्शन से फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा किसी पुल्ली के साथ में, और पुल्ली का सरफेस जो एकदम फ्लैट रहेगा और बोल्ट बेल्ट के नीचे वाले बॉटम सरफेस से उसको आपको फ्रिक्शन मिलेगा। वहीं अगर आप वी बेल्ट को देखेंगे तो इसकी जो पुल्ली है उसका एक वी ग्रुप का कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ता है पुल्ली का। ये कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा ये वी ग्रुप बना रहता है और इसमें जब आप इसको बेल्ट को फंसाएंगे तो ये बेल्ट आके इसमें सेट हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान देंगे ये बेल्ट
अगर मैंने यहाँ पर फंसाया है तो ये बेल्ट का आपको ये 3 साइड दिख रहा होगा। तो इसमें से आपका ये जो ये लेफ्ट और राइट वाला साइड है जो इंक्लाइंड है, यही साइड आपका बेल्ट के पुल्ली के साथ पकड़ बनाता है बहुत अच्छे से, लेकिन नीचे वाला साइड बिल्कुल टच नहीं रहता है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ क्लियरेंस रहता है। मतलब जो बेसिकली फ्रिक्शन जो मिलता है इसके 2 सरफेस से मिलता है जो दोनों इंक्लाइंड सरफेस है। तो इस तरीके से ये अभी आपका फ्लैट बेल्ट पुल्ली हो गया, ये आपका वी बेल्ट पुल्ली हो गया। और इनका जो क्रॉस सेक्शन है ये आपको बस ध्यान रखना है कि फ्लैट बेल्ट मतलब आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और वी बेल्ट मतलब आपका ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन आपको मिलेगा। अब फ्लैट बेल्ट को अगर देखें तो इसमें जैसे आपका दिख रहा है पेज 65 में, है ना, ये आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का रहता है। आपके डाटा बुक में पेज 13.1 में कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट एंड वी बेल्ट्स का भी टॉपिक दिया हुआ है, पेज 13.1 अगर आप निकालेंगे। फ्लैट बेल्ट्स अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे, जनरली ये जो कंस्ट्रक्ट होता है ये नंबर ऑफ प्लाईज के टर्म्स में होता है। जैसा कि हम लकड़ी के केस में हम जो प्लाईज समझते हैं, वैसे ये प्लाईज का मतलब होता है लेयर। मतलब अगर आपको आपको एक बहुत मोटा, अगर ये मैंने बताया था कि ये होता है विड्थ होता है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, और ये होता है थिकनेस। अगर आपको बहुत मोटा बेल्ट अगर चाहिए जिसका थिकनेस बहुत ज्यादा होगा, है ना, तो एक सिंपल मटेरियल से, सिंगल मटेरियल से नहीं बनाया जाता है, इसको लेयर बाय लेयर करके बनाया जाता है। जैसा कि अगर हम लेदर का ले तो लेदर का एक मोटा लेयर, एक सिंगल लेयर ना लेके लेदर के पतले पतले बहुत सारे लेयर्स लिए जाते हैं और उनको आपस में स्टक कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो फ्लैट बेल्ट्स मिलते हैं वो प्लाईज के टर्म्स में मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको पहला डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपको ऐसा 4 लेयर का आपको दिखेगा ऐसा, है ना। इसमें अगर आप हैचिंग देखेंगे तो ये हैचिंग का जो डायरेक्शन है, ऊपर लेयर का अगर इस डायरेक्शन में है तो उसके जस्ट नीचे वाले लेयर का अपोजिट डायरेक्शन में, फिर नेक्स्ट लेयर का अपोजिट डायरेक्शन में। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन ये दिखाने के लिए है कि ये अगर आपको जितना आप लेयर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, इतना लेयर बढ़ाते जाएंगे, आपका बेल्ट का थिकनेस भी बढ़ता जाएगा। और इस तरीके से अगर ये 4 लेयर का बना हुआ है तो इसको हम 4 प्लाई लेदर बेल्ट बोल सकते हैं, है ना। तो लेदर को जनरली अगर लेदर से आप बेल्ट बन रहा होगा तो हमेशा लेयर्स में बनेगा और वो लेयर्स डिसाइड करेगा कितने लेयर का है। ये 4 प्लाई हो सकता है, उन लेयर्स को हम प्लाईज बोलते हैं। तो 4 प्लाई, 5 प्लाई, 6 प्लाई, ऐसे करके 8 प्लाई इस टाइप के इसमें लेयर्स आते हैं। तो इसका डायग्राम हमको बना के दिया हुआ है 4 प्लाई लेदर बेल्ट। और अगर हम कैनवास और रबर को यूज करें तो ये नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कैनवास और फैब्रिक रबर बेल्ट। मतलब इसमें कैनवास भी रहता है या कैनवास और रबर का मिक्सचर रहता है, जिसमें आपको पहला दिख रहा है रॉ एज बेल्ट। उसका अगर आप लाइन डायग्राम देखेंगे तो ऐसे 4 लाइन बनी हुई है, उसमें 4-5 लाइन बनी हुई है। ये असल में ये ऐसा तरीका का कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें रबर और फैब्रिक को पहले मिक्स नहीं करते हैं। इसमें जैसे सबसे पहले रखते हैं कपड़ा, है ना, कैनवास इसको बोलते हैं, उसके बाद एक रबर का लेयर रहता है, इसके बाद फिर फैब्रिक, फिर रबर, फिर फैब्रिक, फिर रबर और लास्ट में फिर फैब्रिक। मतलब लास्ट ऊपर और नीचे लेयर में फैब्रिक रहेगा। और आपको जैसे ही मालूम है कि फैब्रिक इसलिए यूज किया जाता है, फैब्रिक की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है ना। और रबर इसलिए यूज किया जाता है कि रबर में फ्रिक्शन प्रॉपर्टी अच्छी होती है, इसका आपको फ्रिक्शन प्रॉपर्टी के साथ साथ इसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अच्छी मिलेगी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है और कपड़े में आपको बाकी 2 प्रॉपर्टीज मिल जाती है, जबकि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा रहता है और उसकी आपका वियर रेजिस्टेंस भी वो अच्छा रहता है। तो इसलिए रबर और फैब्रिक को यूज करते हैं। जैसे ये लेयर बाय लेयर सज जाता है उसके बाद इसको ओवन में डाल के वल्कनाइज कर दिया जाता है ताकि ये आपस में मिक्सअप हो जाए रबर और फैब्रिक का बेल्ट, इसलिए इसको रबराइज फैब्रिक बोलते हैं। तो ये अलग अलग लेयर से बनता है और इसको एक नाम दिया गया जिसको बोला जाता है रॉ एज बेल्ट। इसके बाद आप देखेंगे तो सेकंड जो आपको दिखेगा वो लेयर बाय लेयर फोल्डेड एज बेल्ट। इसका अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको बीच में एक सिंगल लाइन दिखेगी, उसके बाद में बॉक्स रहेगा। ये सिंगल लाइन असल में रबर की रहती है, इसमें हमेशा एक रबर का लेयर यूज करते हैं, एक ही लेयर रहता है, ये अच्छा मोटा लेयर रहता है रबर का। और इसके अगल बगल पूरा आपको कपड़े का लेयर का बनाना पड़ता है। इसमें बॉक्स के शेप में एक बाई एक इसको स्टिचिंग कर देते हैं कपड़े का लेयर, और जितना आप कपड़े का लेयर बनाओगे उतना इसका थिकनेस बढ़ते जाएगा। तो एक सिंगल रबर के लेयर के आसपास बहुत सारे कपड़े के लेयर बन जाते हैं, हाँ, और उसके बाद इसको ओवन में डाल के वल्कनाइज कर दिया जाता है। तो ये आपको मिल जाएगा लेयर बाय लेयर फोल्डेड एज बेल्ट। इसके बाद आपका जो तीसरा है वो है स्पाइरली रैप्ड फोल्डेड एज बेल्ट। जैसा कि इसका नाम दिख रहा है कि स्पाइरली रैप किया हुआ है ना। और देखेंगे आपको जो लाइंस दिखेंगी वो स्पाइरली दिखेंगी। इसमें पहले से ही आपका रबर और कैनवास को वल्कनाइज कर दिया जाता है ताकि एक मिक्सचर बन जाए, और उसके बाद उसको स्पाइरल शेप में
आपको ऐसे उसको मोड़ते जाना है। जितना आप मोड़ते जाएंगे उतना उसका थिकनेस बढ़ते जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा, जैसा आपको थिकनेस चाहिए उतना ही आपको इसको फोल्ड करते जाना है, तो ये मोटा होते जाएगा। तो ये 3 टाइप के आपके कैनवास और रबर के हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जब भी फ्लैट बेल्ट मिलते हैं वो प्लाइस के टर्म्स में मिलते हैं, है ना। इसके बाद अगर आप इसको मार्केट में लेने जाएंगे तो मटेरियल के हिसाब से आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन एक चीज आप वहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका फ्लैट बेल्ट है ये कभी भी एंडलेस आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये आपको एक स्ट्रैप के रूप में या पट्टे के रूप में बहुत लंबा सा मिलेगा। आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कट करके लाना पड़ता है और उसके बाद आपकी मशीन के ऊपर लगा के उसके दोनों एंड्स को जोड़ना पड़ता है। मैंने यहाँ जो पुल्ली और बेल्ट का डायग्राम बनाया था, इसमें आपको दिख रहा था कि बेल्ट पूरा लपेटा हुआ था और वो बिल्कुल एंडलेस दिख रहा था। फ्लैट बेल्ट जनरली बहुत लंबे लंबे मिलते हैं, मीटर्स में मिलते हैं ये, है ना, और ये पट्टे के स्ट्रैप के टर्म से मिलते हैं। ये कभी भी आपको एंडलेस नहीं मिलेंगे, मतलब इसका हमेशा आपको 2 एंड्स मिलेंगे और आपको अपने लेंथ के हिसाब से कि आपको कितना लंबा बेल्ट चाहिए अपने पुल्ली में लगाने के लिए, उसके हिसाब से आपको उन बेल्ट्स को कट करके लाना पड़ेगा, पुल्लीस के ऊपर लगा के और फिर प्रॉपर तरीके से उसको जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आपको फ्लैट बेल्ट खुला मिल रहा है, इसका मतलब एंडलेस नहीं है वो, है ना, तो उसके हिसाब से आपको उसको जोड़ने के भी कुछ तरीके आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, उसी पेज में डाटा बुक में पेज 13.1 में फ्लैट बेल्ट जॉइंट्स लिखा हुआ है। उसमें आप देखेंगे पहला डायग्राम है आपका, जिसको बोलते हैं सीमेंटेड जॉइंट्स। सीमेंटेड जॉइंट्स का मतलब होता है सिंपल, आपको ग्लू लगा के, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ का ग्लू होता है, बहुत ही मजबूत ग्लू होता है, उसको यूज करते हुए आप उसको चिपकाना पड़ेगा। तो उसमें आपको पहला डायग्राम दिख रहा होगा ऐसा, है ना, इस टाइप से, है ना। ये डायग्राम आपको जो दिख रहा है उसको आप समझेंगे तो ये देखेंगे कि ये जो बेल्ट है ना, ये एक सिंगल लेयर का है। मतलब आपको सिंगल लेयर का, अगर आपको ये बेल्ट दिख रहा है ऐसा और ये दूसरा बेल्ट दिख रहा है आपको ऐसा, और अगर इसको ज्वाइन करना एंड टू एंड तो आप यहां पर ग्लू लगा के ज्वाइन करेंगे तो आपको ये ज्यादा ये एफिशिएंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट है ना, और इसमें जो सरफेस एरिया है बहुत कम है। इसलिए इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इसको इंक्लाइंड वे में इसको काटा जाता है, इस बेल्ट के एक एंड को, और इसके अपोजिट एंड को अपोजिट इंक्लिनेशन में काटा जाता है, इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से आपका बेल्ट का एंड्स दिखते हैं। अब इनको आपस में यहां पर ग्लू लगा के, इनका सरफेस एरिया बढ़ गया, अब इनको आपस में ग्लू लगा के चिपकाया जाता है। और ये जो मेथड यूज किया जाता है ये तभी यूज किया जाता है जब आपका जो बेल्ट है वो सिंगल लेयर का है। अगर आपका एक से ज्यादा लेयर का है तब आपको दिख रहा होगा एक स्टेप टाइप का जॉइंट, इसमें आपका ये अगर ये बेल्ट ऐसा है और ये भी एक दूसरा एंड है ऐसा, है ना, तो इसमें आपको अब की बार इंक्लाइन ना काट के, क्योंकि अलग अलग लेयर का है, अगर मैं इसको 4 लेयर मानूं तो मेरे को ये अलग अलग टाइप का ऐसे सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए मेरे को स्टेप कटिंग करनी पड़ेगी, और इसी का अपोजिट आपका यहां रहेगा, उतना ही प्रॉपर लेंथ का उसी डायमेंशन का आपको यहां पर मिलेगा ऐसा। तो इस टाइप का आपका ये बेल्ट है, ये दिख रहा है, ये 4 लेयर का है, 1 2 ये 3 और ये 4, ऐसे 4 लेयर का है। अगर आपको जितना लेयर है उसके हिसाब से आपको उतने स्टेप्स काटने पड़ेंगे ताकि आपका सरफेस एरिया बढ़ जाए, और इसको आपको आपस में ज्वाइन करना है। तो ये दोनों टाइप के ही सीमेंटेड जॉइंट है, जिसमें ग्लू लगा के आपको दोनों एंड्स को ज्वाइन करना पड़ता है, पर इसमें आपका ये सिंगल लेयर का है, और ये मोर देन 1 लेयर में आपको स्टेप कटिंग करना पड़ेगा, इसमें आपको इंक्लाइन कटिंग करना पड़ेगा। सेकंड आपको दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं लेस जॉइंट। लेस जॉइंट ये प्रॉपर वही लेसिंग है जो आप अपने शू में यूज करते हैं। इसके लिए आपको ये इसका टॉप व्यू असल में बेल्ट का ध्यान रखेंगे, ये जो व्यू बना है ये टॉप व्यू बना है ना, मतलब अगर आपको टॉप से देखेंगे ऐसा तो यहां पर ये होल्स किए हुए हैं, इस टाइप का ये बेल्ट है ना। इसको आप ऊपर से देखेंगे तो ये आपको फ्लैट चौड़ा दिखाई देगा, है ना, तो ये आपका विड्थ दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको अलग अलग होल्स बनाने पड़ते हैं, जैसे शू में आप लेस तभी डाल पाते हैं जब आपके पास होल्स रहते हैं, तो इसमें आप इसके लिए आपको होल्स की जरूरत पड़ेगी, और इन होल्स में ही आपको कैटगट का यूज करते हुए आपको लेसिंग करनी पड़ती है ऐसे क्रॉस में, है ना। इसके लिए स्पेशल आपको जो वायर्स मिलते हैं, है ना, वो पेड़ के कोई छाल से मिलता है, उसको कैटगट बोलते हैं, उसी को यूज करते हुए ये आपको लेसिंग करनी पड़ती है इसमें। तो ये हो जाता है आपका लेस जॉइंट। ये आपका सीमेंटेड जॉइंट से कंपैरेटिवली थोड़ा सा मजबूत जॉइंट रहता है लेस जॉइंट। इसके बाद जो सबसे मजबूत या सबसे स्ट्रॉन्ग जॉइंट आता है वो आपका हिंज जॉइंट आता है।
है ना, जो अक्सर आपको देखने मिलता है, आप इसको आटा चक्की की दुकान में भी देख सकते हैं, वहां पर जनरली हिंज जॉइंट यूज करते हैं। उसमें जो दोनों फ्लैट बेल्ट्स हैं उसके एंड्स को लाके थोड़ा सा ऊपर मोड़ देते हैं। अगर जैसे ये बेल्ट ड्राइव के ऊपर से ऐसे आ रहा है तो एक एंड को ऐसे मोड़ देंगे ऊपर की तरफ, और वैसे ही उसके दूसरे एंड को भी ऐसे ही मोड़ देंगे ऊपर की तरफ, ऐसे। इस तरीके से ये दिख रहा है कि ये दोनों बेल्ट के दोनों पोर्शन आए हुए, इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर, ये ऐसे के ऊपर ले जाते हैं, ऐसे करके ये दोनों बेल्ट्स हो जाते हैं। उसके बाद इसमें एंगल प्लेट एल शेप का जो होता है, इसको हम एंगल प्लेट ही बोलते हैं, इसको लगाते हैं सपोर्ट के लिए, है ना, या फ्लैट प्लेट भी मैक्सिमम जगह देखने मिलता है आपको। ये एंगल प्लेट लगाते हैं ताकि बॉटम से और वर्टिकल से दोनों को सपोर्ट मिल जाए, ये बॉटम पोर्शन को भी और वर्टिकल पोर्शन को भी, दोनों को सपोर्ट मिल जाए। उसके बाद इसमें होल किया जाता है और 2 या 4 ऐसे आपको बोल्ट्स करके, ये बोल्ट रहते हैं इसमें ऐसे, और ये बोल्ट और नट के साथ में इसको टाइट कर दिया जाता है यूजिंग वॉशर, ऐसे। तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है। ये सबसे मजबूत जॉइंट होता है ना, जिसको हम हिंज जॉइंट या फास्टनर जॉइंट भी बोलते हैं, या थ्रेडेड फास्टनर जॉइंट भी बोलते हैं हम इसको। ये आपको कॉमनली देखने मिल जाएगा आटे चक्की की दुकान में, तो इसको देख लेंगे। इसमें डायरेक्ट आपको होल करके, ये एंगल प्लेट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम बोल्ट से इसको टाइट करेंगे तो ये जो आपका लेदर या कैनवास का मटेरियल है ये फट सकता है, इसलिए इसको सपोर्ट देने के लिए हम एंगल प्लेट के साथ ही सपोर्ट देते हुए इसमें इसको टाइट करते हैं। तो ये आपका होता है कंस्ट्रक्शन, आपका जो बेल्ट है फ्लैट बेल्ट का, उसको जोड़ने का तरीका। वी बेल्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो आप देखे होंगे, ट्रेपेजियम है ना, इसका आपको इसका भी डायग्राम बना हुआ है। इसका एक आउटर लेयर होता है, एक आउटर कवर होता है ऐसा ट्रेपेजियम शेप का, और पॉलीप्रोपिलीन का कवर होता है ये, है ना, इसका आउटर कवर। इसके अंदर में पूरा भरा रहता है आपका रबर, रीइंफोर्स्ड रबर रहता है, इसमें पूरा रबर से भरा रहता है, लेकिन बीच में कहीं एक जगह पे वहां पर हाई स्ट्रेंथ के टेंसाइल स्ट्रेंथ को देने के लिए कॉर्ड्स रहते हैं, है ना। इसमें लिखा हुआ है लोड कैरिंग कॉर्ड्स, इसमें लिखा हुआ है, ये वही कैटगट के मटेरियल के बने रहते हैं कॉर्ड्स के, है ना। लेकिन इनका जो पोजीशन है इसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ये पोजीशन ऐसे कहीं पर भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता है। आपको इस ट्रेपेजियम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट निकालना पड़ेगा, सीजी का पॉइंट। जैसे अगर यहाँ आ रहा है तो ये जो कॉर्ड्स है इसी के आसपास जमेंगे, जिससे जब ये घूमेगा तो इसमें स्टेबिलिटी रहेगी तेजी से, और ये कॉर्ड्स इसी के आसपास ऐसे खूब सारे जमे रहते हैं जहां पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट आता है। तो इस तरीके से आपको ये रबर से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, वियर फ्रिक्शन मिल जाता है, और यहाँ से आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू आपको मिल जाती है कॉर्ड्स का यूज करते हुए। तो ये आपका जनरल बेल्ट का कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे, है ना, ज्योमेट्रिक रिलेशन फॉर लेंथ ऑफ बेल्ट, कि अगर आपको बेल्ट ड्राइव की बात कर रहे हैं तो बेल्ट ड्राइव में जो उनका बेल्ट का लंबाई है वो कितना आना चाहिए, इसके लिए यूज किया हुआ है। आप देखेंगे आपको डाटा बुक में भी ये दिया हुआ है, आपको पेज 13.2 में यहाँ पर देखेंगे कि एक स्मॉलर पुल्ली है, एक बिगर पुल्ली है ना, और ये बेल्ट लगा हुआ है। इसमें आप कुछ नोटेशन ध्यान रखने पड़ते हैं, जैसा ये है आपका स्मॉल डी, ये है डायमीटर ऑफ ड्राइविंग पुल्ली, इसमें एक आपको ये मिलेगा, ये है कैपिटल डी, डायमीटर ऑफ बिगर पुल्ली। सेंटर से अगर आप देखेंगे तो ये जहां पर बेल्ट टच कर रहा है उस लाइन को आप जोड़ेंगे तो आपको ऐसा कुछ एंगल मिलेगा। वैसे बिगर पुल्ली को भी आप देखेंगे तो जहां पर ये बेल्ट टच कर रहा है पुल्ली को, सेंटर से उस लाइन को जोड़ेंगे तो आपको 2 एंगल मिलेंगे, एक एंगल इस तरफ मिलेगा, एक एंगल इस तरफ मिलेगा, है ना। ये मैं ओपन बेल्ट की टाइप की बात कर रहा हूँ, ओपन में, है ना। अब अगर इनको देखेंगे तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रैप। एंगल ऑफ रैप मतलब बेल्ट के ये बेल्ट पुल्ली के ऊपर कितना लपेटा हुआ है उसको हम बोलते हैं। लेकिन ये अगर ये स्मॉलर पुल्ली का है इसलिए इसको डिनोट करते हैं अल्फा एस से, ये बिगर पुल्ली का है तो इसको डिनोट करते हैं अल्फा बी से, और इनका सेंटर का डिस्टेंस है इसको हम डिनोट करते हैं सी से। तो इस तरीके से कुछ नोटेशंस आपको दिखेंगे यहाँ पर, अल्फा एस, अल्फा बी और स्मॉल डी और कैपिटल डी, और इसका एक छोटा सा डेरिवेशन आपके नोट्स में किया हुआ है इसको निकालने के लिए, ये लेंथ ऑफ बेल्ट को निकालने के लिए। तो इससे हमको 3 इक्वेशंस निकल के आते हैं जो आपके डाटा बुक में भी दिया हुआ है। पहला आपको मिलेगा एंगल ऑफ रैप ऑफ स्मॉलर पुल्ली, डिग्रीज में अगर आपको निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला मिलेगा 180 माइनस 2 साइन इनवर्स कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2 कैपिटल सी। इस टाइप से ये आपको मिलेगा। इसमें अल्फा एस एंगल ऑफ रैप इन स्मॉलर पुल्लीज है, ये डिग्रीज में आएगा ये हमेशा, है ना। और ये डी आपका डायमीटर ऑफ बिगर पुल्ली,
स्मॉल डी है डायमीटर स्मॉलर पुल्ली, और सी है आपका सेंटर डिस्टेंस, जैसा कि मैंने अभी बताया था, है ना। वैसे इसका अल्फा बी का भी क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। अगर बिगर पुल्ली का आपको एंगल ऑफ रैप निकालना है तो ये दिख रहा होगा, ये 180 से कम है इसलिए 180 माइनस है, और ये 180 अगर आप यहाँ से वर्टिकल लाइन बनाए तो अल्फा भी 180 से ज्यादा है। तो ये सेम इक्वेशन है, बस इसमें प्लस साइन रहेगा, 2 साइन इनवर्स डी माइनस डी अपॉन 2c, और जो सबसे लास्ट इक्वेशन मिलेगा लेंथ ऑफ बेल्ट, मतलब अगर पूरी बेल्ट की लंबाई आप नापेंगे पूरे एक एंड से दूसरे एंड तक, तो इस लेंथ ऑफ बेल्ट का जो इक्वेशन निकल के आएगा ये आपको डाटा बुक में दिया हुआ है, दैट इज L इक्वल्स टू ट्वाइस C प्लस पाई D प्लस D अपॉन 2 प्लस D माइनस D का होल स्क्वायर अपॉन 4c। इस तरीके से लेंथ ऑफ बेल्ट की जरूरत पड़ेगी, जो पूरा डिपेंड करता है स्मॉल डायमीटर पे, बिग डायमीटर पे और सेंटर डिस्टेंस पे, ये पूरा चीज लेंथ ऑफ बेल्ट डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ये तीनों इक्वेशंस आपको आगे जाके न्यूमेरिकल में यूज होंगे, इसको ध्यान रखना है। ये 13.2 में सेकंड आप देखेंगे, ये आपको मिलेगा नेक्स्ट आपको मिलेगा, ये है क्रॉस बेल्ट ड्राइव, जिसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। इसमें स्मॉलर पुली बिगर पुली, लेकिन जो आपकी बार बेल्ट है इस टाइप से ऐसा क्रॉस किया हुआ है ना। अब यहां पर ध्यान देंगे कि ये ओपन और क्रॉस करने का बेसिक मकसद जो रहता है किसी भी बेल्ट ड्राइव में, ये आपको थोड़ा सा अजीब सा कंस्ट्रक्शन दिखेगा, और ये जनरली मैक्सिमम केस में कहीं देखने मिलता भी नहीं है प्रैक्टिकली, ये बहुत रेयर केस में ही यूज किया जाता है। और इसका यूज करने का एक टिपिकल रीजन है कि हमको मालूम है कि हमको एक पावर सोर्स की हमेशा जरूरत पड़ती है, जो कि एक मोटर रहता है जो हमेशा आपका ड्राइविंग पुल्ली के साथ कनेक्ट हो जाता है, और ये मोटर आपको मार्केट में मिलता है जिसका डायरेक्शन मैक्सिमम केस में फिक्स रहता है ना। ये रिवर्सिंग मोटर जनरली नहीं मिलते हैं, ये एक ही डायरेक्शन में घूमने वाले मोटर मिलते हैं। तो अगर ये मान लेते हैं कि आपको ऐसा मोटर मिला है जो आप फिट करने के बाद एक पुल्ली पे आपको दिख रहा है कि एंटी क्लॉक में घूम रहा है, तो इसमें अगर आप जब भी कोई आउटपुट शाफ्ट में डालेंगे आप पुल्ली और इस तरीके से आप बेल्ट बनाएंगे, है ना, जिसमें आप ओपन बेल्ट ड्राइव रहेगा, तो जिस डायरेक्शन में आपका ड्राइविंग पुल्ली घूम रहा है उसी डायरेक्शन में आपका ड्रिवन पुल्ली भी घूमेगा। मतलब ओपन बेल्ट ड्राइव में दोनों पुल्ली का रोटेशन ऑफ डायरेक्शन हमेशा सेम रहता है। लेकिन आप अगर यहां पर ध्यान देंगे, इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये आपका क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इससे आप समझ में आ सकता है कि ये ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट वही यूज किया जाता है अगर जहां पर आपको आउटपुट शाफ्ट का रोटेशन सेम आपको इनपुट शाफ्ट के जैसा ही चाहिए, तो वहां पर ओपन बेल्ट लगता है। लेकिन अगर किसी कारण से अगर आप चाहते हैं कि उसका डायरेक्शन रिवर्स करना है, तो आपको ये क्रॉस बेल्ट लगा के उस डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, जिसमें आपका मोटर तो उसी डायरेक्शन में घूम रहा है जैसे पहले घूम रहा था, लेकिन क्रॉस बेल्ट के कारण अब आपके बिगर पुल्ली का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो क्रॉस बेल्ट की जरूरत बस वहीं पर पड़ती है। इसका भी अगर आप निकालेंगे अल्फा का फॉर्मूला, तो यहां पर देखेंगे जहां पर ये पुल्ली को टच कर रहा है देखेंगे आप, तो ये हो गया ये अल्फा बी और ये हो गया अल्फा एस। और ध्यान से देखेंगे ये दोनों ही 180 से ज्यादा है और ये दोनों की वैल्यू कॉमन निकलती है। अल्फा एस इक्वल्स टू अल्फा बी और ये होता है 180 प्लस 2 साइन इनवर्स d प्लस डी अपॉन 2c। ऐसा कुछ आपके डाटा बुक में लिखा हुआ है 13.2 में आपको दिख रहा होगा। और इसमें अगर देखेंगे तो इसमें सारा ही प्लस साइन है, इसमें कोई भी नेगेटिव साइन नहीं दिखेगा इससे अगर आप कंपेयर करेंगे। वैसी लेंथ ऑफ बेल्ट भी इसमें जो निकल जाएगा ये उससे लंबा ही आता है ना। तो इसमें आपको दिख रहा है कि सारे पॉजिटिव टर्म से ये लास्ट वाला जो टर्म है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 2c प्लस पाई d प्लस डी बाई 2 प्लस डी होल स्क्वायर अपॉन 4c। इस तरीके से लेंथ ऑफ बेल्ट का आपको यूज करना है। जब न्यूमेरिकल में आएगा ये किस टाइप का ड्राइव है, तो उसको देखते हुए ही उसके लेंथ ऑफ बेल्ट को आप निकालेंगे कि वो ओपन है या क्रॉस है। और किसी क्वेश्चन में अगर नहीं मिला हुआ है आपको, तो आपको हमेशा ओपन बेल्ट ड्राइव ही एज्यूम करके उसको सॉल्व करना है, क्योंकि मैक्सिमम केस में आपको यही दिखेगा। नेक्स्ट आप आएंगे तो आपको मिलेगा पेज 69 में एनालिसिस ऑफ फ्लैट बेल्ट टेंशन। अब अगर किसी पुल्लीज में अगर फ्लैट बेल्ट यूज कर रहे हैं तो उनका जो बेल्ट का टेंशन है वो किस टाइप से आएगा, तो उसको एनालाइज करते हुए आपने फिर देखा कि एक अगर बेल्ट ड्राइव है ना, ये एक दिख रहा है ओपन बेल्ट ड्राइव है। अगर मैं मान लो ये एंटी क्लॉक में घूम रहा है तो ये भी आपका एंटी क्लॉक में घूमेगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसी पावर इसको यहाँ से मिलेगा इस बेल्ट पर टेंशन बढ़ेगा, तो यहाँ पर ये जो टेंशन रहेगा ये T1 आएगा आपका और ये आएगा आपका T2। ये आपने कहीं पढ़ा था कि ये T1 और T2 होता है, या इसको आपके अभी
बुक के टर्म्स में ये P1 P2 बोला जा रहा है ना। तो ये नोटेशंस बस अलग हो जाते हैं, बाकी चीज वही है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा T1 T2 है ना। हम इसको P1 P2 के टर्म्स में लेंगे। तो ये आएगा आपका टेंशन इन टाइट साइड और ये आएगा टेंशन इन स्लैक साइड। दोनों साइड में टेंशन कॉमन नहीं रहता क्योंकि रोटेशन जैसी होता है तो यहाँ पर टेंशन ज्यादा बढ़ता है और ये लूज साइड में आपका थोड़ा टेंशन कम रहता है ना। तो ये होता है P1 और P2, टेंशन इन टाइट साइड और टेंशन इन लूज साइड। तो फ्लैट बेल्ट के केस में आपको ये जो रेशियो मिलेगा ये मिलेगा P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू ई रेज टू पावर म्यू अल्फा। ये एक छोटा सा डेरिवेशन भी किया हुआ है आपके नोट्स में, इसको आप देख लेंगे। जब आप फाइनली निकालेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी। इसमें P1 है टेंशन इन टाइट साइड, P2 है टेंशन इन लूज साइड और E आपका है लॉगरिथमिक वैल्यू। उसके बाद म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुल्ली। पुल्ली और बेल्ट के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है वो दी रहेगी। अल्फा रहता है आपका एंगल ऑफ रैप, लेकिन हमने देखा था कि अगर ओपन बेल्ट यूज करें तो अल्फा एस और अल्फा भी अलग अलग मिलता है। तो मैक्सिमम केस में आपको ये अल्फा एस ही रहता है, स्मॉलर पुल्ली का ही एंगल ऑफ रैप की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखेंगे इसको आपको हमेशा रेडियंस में ही निकालना है। यहाँ पर ये डिग्रीज में यूज नहीं होगा, इसको आप रेडियंस में ही निकालेंगे। मतलब जो भी डिग्रीज आएगा इंटू पाई, आपको जो फॉर्मूला से आएगा इंटू पाई बाई 180 करेंगे तो ये रेडियंस में मिलेगा। ये अल्फा आपका हमेशा रेडियंस पे रहना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ डिग्रीज में कभी नहीं रखा जाता है। तो आपको ये रेशियो ऑफ फ्लैट बेल्ट टेंशन मिल जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट में आप देखेंगे तो एनालिसिस ऑफ वी बेल्ट टेंशन है, आपको मिल जाएगा पेज आपको 70 में मिलेगा, एनालिसिस ऑफ वी बेल्ट टेंशन। इसी तरीके से अगर वी बेल्ट की बात करें तो इनका जो रेशियो ऑफ बेल्ट टेंशन है P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू आता है ई रेज टू पावर म्यू अल्फा अपॉन साइन थीटा बाई 2। इस तरीके से आएगा। इसका एक शॉर्ट डेरिवेशन इसमें भी किया हुआ है। इसमें भी P1 टेंशन इन टाइट साइड, P2 टेंशन इन लूज साइड, है ना। म्यू आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुल्ली और अल्फा आपका एंगल ऑफ रैप है जो कि स्मॉलर पुल्ली के लिए रहेगा, अल्फा एस की वैल्यू। साइन जो थीटा बाई 2 इसमें बोला हुआ है, या कहीं आप डायग्राम देखेंगे तो ये वी ग्रूव का एंगल रहता है। मैंने जैसे कि बताया था कि ये वी बेल्ट का पुल्ली रहता है और इसमें ये बेल्ट ऐसे फंसता है, दो इंक्लाइन साइड से इसको फ्रिक्शन मिलता है ना। तो ये जो वी ग्रूव का एंगल है, चाहे वो बेल्ट का एंगल बोले चाहे पुल्ली का एंगल, इसकी वैल्यू रहती है, ये रहता है आपका थीटा, है ना। उस थीटा को भी आपको हाफ करके लेना है, ये थीटा बाई 2। मतलब अगर ये थीटा आपको 70 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पर ये थीटा 70 बाई 2 मतलब 35 साइन 35 डिग्री की आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये थीटा होता है वी ग्रूव का एंगल, ध्यान रखेंगे। ये सिर्फ आपको वी बेल्ट पुल्ली में ही देखने मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा ये चेंज आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपको जो इक्वेशन मिलेगा आप पीछे देखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का मिलेगा, है ना। कि जब भी आपका, मैं फिर से ये बेल्ट ड्राइव बना रहा हूं कि जो बेल्ट है वो बहुत हाई स्पीड से जाता है, रोटेट होता है ना। हमने देखा है कि अगर हम एक बॉल है उसमें अगर एक आप रोप बांध लें और इसको अगर आप तेजी से घुमाएं, है ना, तो आपको दिखेगा कि आपका ऐसा एक फोर्स आपको महसूस होगा अपने हाथ में जो बॉल के आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो कोई भी चीज अगर किसी एक सेंटर के अबाउट अगर बहुत तेजी से रोटेट होती है ना, तो उसमें अपने आप एक फोर्स जनरेट होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये फोर्स आपका जनरेट होता है हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं जो बॉल है और इसमें अगर एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है और मैं उसको घुमाऊं तो आपको दिखेगा, है ना, कि वो फोर्स बाहर की तरफ जनरेट कर रहा है, लेकिन वो जो स्ट्रिंग है उसमें भी आपको टेंशन महसूस होगा, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जनरेट होता है किसी स्ट्रिंग में। उसी कॉन्सेप्ट पे अगर आप देखेंगे कि ये बेल्ट एक हैवी मटेरियल है, ये जब बहुत हाई स्पीड से आपको घूमता है ये पुलिस के ऊपर में, है ना, तो इसमें भी एक आउटवर्ड फोर्स लगता है बाहर की तरफ, है ना, जिसके कारण आपके जो बेल्ट के जो टेंशंस हैं वो दोनों आपको बढ़ जाते हैं, है ना। अब आपको पहले से ही मालूम है कि हमेशा बेल्ट अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों अगर, है ना, तो यहां पर एक टेंशन इन टाइट साइड होता है P1 और यहां पर एक टेंशन इन टाइट साइड पे होता है P2। लेकिन जब अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है ना, ऐसे ये होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। फोर्स के टर्म्स में लिखें तो ये FC लिखेंगे, ये सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है, ये तेजी से ऐसा घूम रहा है ना। अगर मैं उसको घुमा के आप उसको अगर उसको ऐसे देखें कि अगर मैं आप यहां से बेल्ट को खींचूं, है ना, तो आपको दिखेगा कि दोनों में टेंशन बराबरी से बढ़ेगा और इसी टेंशन को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, इसको डिनोट करते हैं PC से। और अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हो तो आपको दिखेगा, है ना, कि ये दोनों में ऐड हो जाता है। एक मिनट में आ रहा हूं।
ठीक है। तो यहां से आपको दिखेगा, अगर आप देखेंगे कि ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है ये दोनों में ऐड हो जाएगा पीसी की वैल्यू यहां से। तो अभी भी आपको दिखेगा कि टेंशन इन टाइट साइड में ज्यादा ही रहेगा और लूज साइड में आपका कम ही रहेगा। मतलब सेंट्रीफ्यूगल जो टेंशन है ये हमेशा दोनों में ऐड हो जाता है, दोनों टाइट साइड में भी और लूज साइड में भी, अगर इसको आप कंसीडर कर रहे हैं। अब इसके लिए आपको रीजन है कि इसको कब कंसीडर करना है, तो इसका एक सिंपल सा फंडा यूज किया हुआ है कि जब बेल्ट की वेलोसिटी कम रहती है, मतलब लेस देन 10 मीटर पर सेकेंड रहती है बेल्ट की वेलोसिटी, तब आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी कम है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम लगेगा और इसके हिसाब से सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की भी वैल्यू कम आएगी, है ना। तो जब आपका ये वेलोसिटी आपका कम रहता है तो उसका एक वैल्यू डिफाइंड है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपको ये कम मिलेगा। तो इसको आपको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आप सिर्फ P1 और P2 ले सकते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी 10 से ज्यादा रहेगी तभी आप इसको कंसीडर करना ही पड़ेगा और आपको ये आपको मिलेगा पीसी की वैल्यू, दोनों को लेना पड़ेगा। और इसका पीसी का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी मिलता है, ये होता है mv²। ये आपको एक शॉर्ट डेरिवेशन करके आपको दिखा होगा, ये आपको वहां डाटा बुक में दिखेगा, दैट इज पीसी इक्वल्स टू mv²। यहां पर होता है मास और ये वेलोसिटी, ध्यान रखेंगे ये जो मास है इसका यूनिट ध्यान रखेंगे, ये होता है मास ऑफ बेल्ट पर मीटर लेंथ, है ना। ये केजी में रहता है, ये मास का जो यूनिट आपको मिलेगा ये हमेशा मिलेगा केजी पर मीटर लेंथ, है ना। मतलब ये टोटल केजी में नहीं है, 1 मीटर बेल्ट की लंबाई का कितना केजी आएगा, दैट इज केजी पर मीटर में रहता है। और वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकंड पे ही रहता है, इसको आप करेंगे तो केजी मीटर पर सेकंड आप देखेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये फोर्स भी न्यूटन में ही मिलेगा, है ना। तो ये आपको एक और टेंशन मिलता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बोलते हैं, और इसको कंसीडर करने का बस आपको ध्यान रखना है कि बेल्ट वेलोसिटी लेस देन 10 रहेगी तो आपको इसको नेग्लेक्ट करना है, ग्रेटर देन 10 रहेगी तो आपको इसको कंसीडर करते हुए ही चलना है। इसके बाद आपका आप देखेंगे नेक्स्ट है आपका टोटल टेंशन एंड पावर ट्रांसमिटेड, टोटल टेंशन ऑन द बेल्ट, है ना। अब आपको दिख रहा है कि जब तक आपका सिर्फ टेंशन इन टाइट साइड और टेंशन इन लूज साइड था तो आपका ये P1 और P2 था, है ना। लेकिन अब आपका अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी आप कंसीडर करें तो दोनों में ऐड हो जाता है। इसका मतलब अब जो मेरे को जो टोटल टेंशन मिलेगा जिसको मैं PT1 बोल रहा हूं, है ना, अगर इन टेंशन इन टाइट साइड, जिसको मैं इसको पूरे फॉर्म में बोल सकता हूं टोटल टेंशन इन टाइट साइड, तो ये हो जाएगा P1 प्लस PC। वैसे ही अगर टोटल टेंशन इन लूज साइड बोलूं तो ये PT2 होगा, ये हो जाएगा P2 प्लस PC। तो इस तरीके से हम जो बात करेंगे टोटल टेंशंस की, है ना, तो ये तो आपको मिल जाएगा टोटल टेंशन दोनों साइड में, टाइट साइड में भी और लूज साइड में भी आपको दिख जाएगा, है ना। अब इसी के बेसिस पे अगर हम पावर की बात करें कि कोई बेल्ट पावर कितना ट्रांसमिट करता है, तो पावर का इक्वेशन एक सिंपल सा होता है कि दोनों टेंशंस को आप माइनस कर दें, PT1 माइनस PT2 इनटू वेलोसिटी। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपका फॉर्मूला बनता है जनरली, है ना। और इसका अगर ये आप देखेंगे ये न्यूटन में, ये मीटर पर सेकंड में, तो ये न्यूटन मीटर पर सेकंड, जिसको कि हम बोलते हैं, हम सिंपल भाषा में वॉट बोलते हैं, है ना। तो अगर हम अब इसको रिजॉल्व करें तो आप देख रहे हैं PT1 है आपका P1 प्लस PC, तो ये आ जाएगा P1 प्लस PC माइनस P2 प्लस PC स्क्वायर ब्रैकेट इंटू V, और ये आ रहा है आपका वॉट। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसे अगर आप ब्रैकेट को खोलेंगे ये माइनस साइन को, तो आपको दिख जाएगा ये P1 प्लस PC माइनस P2 माइनस PC, मतलब ये दोनों PC कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा P1 माइनस P2 इंटू V, और ये वॉट आएगा। अगर आपको तो किलो वॉट पे जनरली हम पावर को लेते हैं तो डिवाइड बाई 1000 करेंगे, तो ये आपको पावर का फॉर्मूला ये भी ध्यान रखना है। यहां पर आपका पावर आ जाएगा P1 माइनस P2 इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाई 1000 किलोवाट में। तो ये पावर का इक्वेशन भी आपको ध्यान रखना है, ये आपका मिलेगा पावर का इक्वेशन P1 माइनस P2 इंटू वेलोसिटी इन किलोवाट बाई 1000, है ना। तो यहां से आपको एक चीज पता चलती है, और इस इक्वेशन को आप देखेंगे जहां से पावर मैंने अभी निकाला, कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का कोई इफेक्ट नहीं आता है पावर ट्रांसमिशन में। मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कितना भी ज्यादा रहे कितना भी कम रहे, पावर ट्रांसमिशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। यहां पर आपको दिखेगा पावर ट्रांसमिशन टोटल डिपेंड करता है टेंशन इन टाइट साइड पे, टेंशन इन लूज साइड पे और वेलोसिटी पे, पीसी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखेगा, है ना, मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट, ये देखेंगे आप, है ना,
कि किसी बेल्ट पे मैक्सिमम टेंशन क्या रहता है। तो हम जानते हैं कि हमेशा बेल्ट पे एक होता है टाइट साइड और एक होता है लूज साइड। अभी तक हम पुल्लीज को बना के देख रहे थे कि ये आपका स्मॉलर पुल्ली है, ये बिगर पुल्ली है, ये दोनों है आपका, है ना। तो ये आ रहा था अगर टाइट साइड भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये आ रहा था आपका P1, ये आ रहा था आपका P2। ये टेंशन इन टाइट साइड, ये टेंशन इन लूज साइड, है ना। अब ये पूछ रहा है मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट। अगर आप सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट हो जाएगा आपका P1 और मिनिमम टेंशन हो जाएगा P2। लेकिन अगर आप PC को भी ऐड कर रहे हैं, जो कि आप दोनों में ये ऐड हो जाता है, PC को कंसीडर कर रहे हैं तो, है ना, तो आपको जो टोटल टेंशन इन टाइट साइड ही मिलेगा आपको मैक्सिमम टेंशन, मतलब PT1। मतलब अब अगर मैं उसको नोटेशन में लिखूं P मैक्स, तो ये हो जाएगा PT1 इक्वल टू हो जाएगा ये P1 प्लस PC। तो अगर आपको हम किसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज 800 न्यूटन या 1000 न्यूटन, तो आप ध्यान रखेंगे कि वो मैक्सिमम टेंशन का मतलब हो रहा है मैक्सिमम टेंशन इन द टाइट साइड, जो कि होता है टोटल टेंशन, अगर आप पीसी को कंसीडर कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो यहां पर एक और आपको मिलेगा P मैक्स इक्वल्स टू PT1 इक्वल्स टू P1 प्लस PC। ये ध्यान रखेंगे P मैक्स का फॉर्मूला, मतलब मैक्सिमम टेंशन मतलब वही है जिस बेल्ट में जहां पर सबसे ज्यादा टेंशन आ रहा है, और वो टेंशन हमेशा टाइट साइड में ही आता है, जिसमें अगर आप पीसी को कंसीडर कर रहे हैं तो उसको लेते हुए PT1 ही बनेगा आपका P मैक्स। और उसी के बेसिस पे मैक्सिमम टेंशन और मैक्सिमम स्ट्रेस को अगर आप रिलेट करें तो एक और आपको फॉर्मूला मिलेगा जो आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम टेंशन इक्वल्स टू मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बेल्ट। इसका मतलब ये लिखा हुआ एक और इक्वेशन P मैक्स का स्ट्रेस के टर्म्स में वो होता है सिग्मा मैक्स इनटू एरिया ऑफ बेल्ट ए, ऐसा आपको दिखेगा ये चीज P मैक्स इक्वल टू सिग्मा मैक्स इनटू ए। वैसे अगर आप उसको रिवर्स भी करें तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो इसलिए फोर्स है स्ट्रेस इनटू एरिया। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि P मैक्स स्ट्रेस के टर्म्स में ये इसलिए इक्वेशन बन रहा है क्योंकि कुछ केस में आपको स्ट्रेस बेल्ट का स्ट्रेस कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है ये भी दिया रहेगा, तब आपको ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा P मैक्स इक्वल टू सिग्मा मैक्स इनटू एरिया। यहां एरिया लेते वक्त आपको ध्यान देना है कि फ्लैट बेल्ट के केस में मैंने आपको बताया था ये एरिया होता है रेक्टेंगुलर, है ना। तो ये होता है उसका विड्थ, ये होता है आपका थिकनेस। तो ये अगर आप इसको निकालेंगे तो इस केस में एरिया आता है B इंटू टी। तो फ्लैट बेल्ट के ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा बेल्ट ड्राइव यूज करना है ना। वो फ्लैट बेल्ट है कि वी बेल्ट है। अगर फ्लैट बेल्ट है तो उसका जो एरिया निकल के आएगा वो विड्थ इनटू थिकनेस आएगा, और यही अगर आपका वी बेल्ट रहेगा जिसका आपने देखा था कि इसका जो एरिया है ये ट्रेपेजॉइडल रहता है ना। और ये ट्रेपेजॉइडल की अगर बात करें हम तो मान लेते हैं अगर ये आपका ए है ना, ये डिस्टेंस बी है और ये डिस्टेंस एच है, तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता होगा, है ना, कि इसका निकलता है ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच। ये निकलता है ट्रेपेजियम का एरिया। तो आपको उस वक्त ये सारे डिस्टेंस चाहिए रहेंगे, है ना। ये उसका पैरेलल साइड्स के दोनों लेंथ, ये उसकी हाइट, है ना, तब आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो ये जो ए यहां पर मैं यूज कर रहा हूं P मैक्स का, है ना, इसको आपको ध्यान रखना। ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में किस टाइप का बेल्ट दिया है, वो एक फ्लैट बेल्ट है कि एक वी बेल्ट है, उसके हिसाब से ये एरिया को डिफाइन होगा, है ना। तो ये सब इक्वेशंस अभी अब यूज होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इनसे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, एक फ्लैट बेल्ट का, एक वी बेल्ट का। तो उसके लिए आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि फ्लैट बेल्ट का रेशियो का टेंशन ये है, वी बेल्ट का रेशियो का टेंशन ये है। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला होता है mv²। वैसे ही आपको टोटल टेंशन इन टाइट साइड PT1 मिलेगा P1 प्लस PC, टोटल टेंशन इन लूज साइड मिलेगा P2 प्लस PC। पावर के इक्वेशन जिसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का कोई रोल नहीं है, P1 माइनस P2 इंटू वेलोसिटी बाई 1000 किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए। मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट होता है जो टाइट साइड में रहता है, दैट इज PT1 इक्वल्स टू P1 प्लस PC। और मैक्सिमम टेंशन को स्ट्रेस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, P मैक्स इक्वल्स टू सिग्मा मैक्स इनटू A, जिसमें जो एरिया है अगर वो फ्लैट बेल्ट है तो सिंपल विड्थ इनटू थिकनेस होता है B इंटू टी, और अगर वो ट्रेपेजॉइडल है तो ट्रेपेजियम का A प्लस बी बाई 2 इंटू हाइट। इस टाइप से आपको ये इक्वेशन अब नेक्स्ट आपको न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करेंगे तो उसमें इन इक्वेशंस को जरूरत पड़ेगा, इन्हीं को रीअरेंज करके हम फ्लैट बेल्ट ड्राइव के या वी बेल्ट ड्राइव के हम डायमेंशंस निकालेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, है ना। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लाइट के कारण ये हो गया, इसलिए मुझे इतना करना पड़ा, ठीक है। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।